दोस्तों, इस समय देश में आम चुनाव हो रहे हैं जो 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के साथ शुरू हुए और 1 जून 2024 को 7वें चरण के साथ संपन्न हो जाएंगे और इसके 3 दिन बाद ही इन चुनावों के परिणाम भी आ जाएंगे। वैसे अभी भी 5 चरणों के चुनाव होने बाकी है और अंतिम परिणाम आने में कमोबेश पूरा 1 महीना पड़ा है। ऐसे में इस चुनावी माहौल में हर कोई अपने स्तर पर इन चुनावों के परिणामों को लेकर कयास लगा रहा है। पूरे देश को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी इस देश में हो रहे इन चुनावों वे उनके परिणाम पर नज़रें टिकी हुई है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस दल या गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार सच होगा या नहीं, इस तरह के बहुत सारे सवाल इस समय हर किसी के दिमाग में घूम रहे हैं। यदि आप भी इन चुनावों के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी का इंतज़ार कर रहे हैं तो समझिए आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो DS राठौड़ पर आज का ये वीडियो इन्हीं आम चुनावों में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी और किस दल या गठबंधन का मुखिया देश के माननीय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए असली मुद्दे पर आ जाते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया कि मेरी ये भविष्यवाणी पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष व अंक ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। मैंने अपनी गणनाओं में चुनाव में हिस्सा ले रही राजनीतिक पार्टियों वे उनके गठबंधन के कुंडली चार्ट्स, D1, D9 व D10 चार्ट्स, दशाएँ, वे चुनाव की तारीख तथा परिणाम के दिन के गोचर, सूर्य व चंद्रमा के नक्षत्र बल और ग्रहों के षटबल जैसे जरूरी मापदंडों को इन बिंदुओं में शामिल किया है। इसके साथ ही इन गणनाओं से प्राप्त परिणामों को अंक ज्योतिष की गणना से प्राप्त परिणामों के साथ मैच करने का भी प्रयास किया है। कुल मिलाकर परिणाम पूरी तरह से सही व सटीक ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की। तो दोस्तों, जो जनरल इलेक्शन आम चुनाव हो रहे हैं 2024 के, वो कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे हैं। फर्स्ट फेज जो 19 अप्रैल 2024 को हो चुका है शुक्रवार को, उसमें 101 सीटों पर चुनाव हुए थे फर्स्ट फेज की पोलिंग में। मेरे पास में इस समय ये फर्स्ट फेज का चार्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो चुके हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश में एक ही चरण में 2 सीटों के चुनाव थे, वो दोनों हो चुके हैं फर्स्ट फेज में और ये दोनों सीटें NDA के खाते में जारी है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद बात करते हैं आसाम की। आसाम में 3 चरणों में चुनाव होंगे और पहले चरण में 5 सीटों पर चुनाव हुए थे। 5 में से 4 सीटें NDA के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जारी है। उसके बाद बिहार की बात करते हैं। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे और फर्स्ट फेज में 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 सीटें NDA को और 1 सीट इंडिया अलायंस को जारी है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहाँ 3 चरणों में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में 1 सीट पर चुनाव हुए थे और ये 1 सीट NDA के खाते में जारी है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 4 चरणों में चुनाव होंगे और पहले फेज में 6 सीट पर चुनाव हुए थे और ये 6 की 6 सीट NDA के खाते में जारी है और इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट है। मध्य प्रदेश के बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 5 फेज में चुनाव होंगे और फर्स्ट फेज में 5 सीट पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 3 सीट NDA को और 2 सीट इंडिया अलायंस को जारी है। उसके बाद में बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होंगे, पहले फेज में 1 सीट पर और दूसरे फेज में फिर 1 सीट पर। तो जो फर्स्ट फेज में 1 सीट पर चुनाव हुए थे, ये 1 सीट इंडिया अलायंस को जारी है, NDA के खाते में 0 है। उसके बाद में बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में भी 1 चरण में ही चुनाव होंगे, 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें फर्स्ट फेज में हो चुकी है और ये दोनों की दोनों सीटें NDA अलायंस को जारी है, इंडिया अलायंस को 0 है। उसके बाद में बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में 1 चरण में ही चुनाव होने और 1 ही सीट है और ये 1 सीट फर्स्ट फेज के अंदर हो चुकी है। ये 1 सीट NDA अलायंस को जारी है, इंडिया अलायंस को 0 है। उसके बाद में नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में भी 1 चरण में ही चुनाव होंगे और फर्स्ट फेज में चूँकि 1 ही सीट है वहाँ और फर्स्ट फेज में इस 1 सीट पर जो चुनाव हुए हैं वो ये 1 सीट NDA के खाते में जारी है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल 2 चरणों में चुनाव होंगे।
25 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हुए थे और ये 12 की 12 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जा रही है और 0 सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। उसके बाद में बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में एक चरण में ही चुनाव होने और एक ही सीट है और ये एक सीट फर्स्ट फेज में जो है वो न तो एनडीए को मिल रही है और न ही इंडिया अलायंस को मिल रही है। यानी ये एक सीट जो मुख्य गठबंधन है दोनों, बीजेपी का एनडीए गठबंधन और कांग्रेस का इंडिया अलायंस, इन दोनों में से किसी को भी ये एक सीट नहीं मिल रही है। ये एक सीट असल के अंदर वहाँ जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसको जा रही है, अदर्स में है ये। उसके बाद में बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होने हैं और कुल 39 सीटें हैं। ये 39 की 39 सीटें फर्स्ट फेज में हो चुकी है। इसमें से 4 सीटें एनडीए को यानी बीजेपी की जो अलायंस है उसको मिल रही है और 5 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही है। तो हम देखेंगे कि कुल 9 सीटें मिल रही है 39 में से दोनों गठबंधनों को मिला करके। बाकी की जो 30 सीटें हैं वो डीएमके को जारी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है तो उसको जारी है ये 30 सीटें। उसके बाद में हम तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 चरण में चुनाव होंगे। 2 चरण में से फर्स्ट फेज में 1 सीट पर है और ये 1 सीट एनडीए यानी बीजेपी को जारी है, एनडीए अलायंस। उसके बाद में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पूरे 7 चरणों में चुनाव होंगे। कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और इसमें से फर्स्ट फेज में 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 8 सीटों में से 7 सीटें एनडीए को जारी है और 1 सीट इंडिया अलायंस को जारी है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात करते हैं। एक चरण में ही चुनाव होंगे। कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटें फर्स्ट फेज में ही हो रही है यानी हो चुकी है। उसमें से 4 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जारी है। उत्तराखंड के बाद में बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में पूरे 7 चरणों में चुनाव होंगे। कुल 42 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से फर्स्ट फेज में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 2 सीट टीएमसी के खाते में जा रही है। हालांकि टीएमसी का गठबंधन नहीं है बंगाल में, लेकिन फिर भी चूंकि वो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है टीएमसी, इसलिए हम इसको भी इंडिया अलायंस में ही शामिल कर रहे हैं। तो 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में चली गई। उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ही चरण में चुनाव होंगे, 1 ही सीट है और इस 1 सीट के चुनाव फर्स्ट फेज में हो चुके हैं। जो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं जहाँ 5 चरणों में चुनाव होने। 5 चरणों में से फर्स्ट फेज में 1 सीट पर चुनाव है और ये 1 सीट एनडीए के खाते में जारी है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद में लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप में 1 चरण में ही चुनाव होंगे, 1 ही सीट है और ये 1 सीट पहले फेज में फर्स्ट फेज के अंदर हो चुकी है पोलिंग में। उसके बाद में ये 1 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जारी है और इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। और आखिर बात करते हैं पौंडीचेरी की, जिसको पुडुचेरी भी बोलते हैं। वहाँ 1 फेज में ही चुनाव होने, 1 ही लोकसभा क्षेत्र की सीट है वहाँ और ये 1 सीट की फर्स्ट फेज के अंदर पोलिंग हो चुकी है और ये 1 सीट भी एनडीए के खाते में जारी है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। इस तरह से 101 सीटों पर जो चुनाव हुए थे फर्स्ट फेज में, उन 101 सीटों में से 56 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। बीजेपी का जो अलायंस है वो एनडीए के खाते में 56 सीट और इंडिया अलायंस जो कांग्रेस का अलायंस है उसमें उनको 14 सीट मिल रही है, 14 सीट मिल रही है। तो यहाँ 56 और 14 का काफ़ी फ़र्क है और बाकी की 31 सीटें अदर्स को जा रही है। उसमें से 1 सीट एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को और 30 सीट डीएमके को, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को जारी है। तो इस तरह से कुल 31 सीटें अदर्स को, 56 सीटें बीजेपी के गठबंधन एनडीए को और 14 सीटें कांग्रेस के गठबंधन इंडिया अलायंस को जा रही है। अगर हम कुल जोड़ते हैं 56 + 14 + 31 तो 101 हो जाती है और फर्स्ट फेज में कुल 101 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। अब बात करते हैं सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ 26 अप्रैल 2024 को हो चुका है, शुक्रवार के दिन, और इसमें कुल 13 राज्य जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है वहाँ चुनाव हुए थे और कुल 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इन 13 राज्यों में जिन जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें से कितनी सीटें एनडीए अलायंस को और कितनी इंडिया अलायंस को मिलेगी या कितनी अदर्स को मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं आसाम से। आसाम में 3 चरण में चुनाव होने हैं जिसमें से सेकेंड फेज में 5 सीटों पर चुनाव हुए थे और 5 सीटों में से 4 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। बात करते हैं बिहार की, जहाँ 7 चरणों में चुनाव होने हैं। सेकेंड फेज में 5 सीटों पर चुनाव हुए थे। 5 सीटों में से 3 सीट
एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। पीछे 1 सीट और बच जाती है जो अदर्स में जा रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 3 चरणों में चुनाव होने हैं। सेकेंड फेज में 3 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें से 1 सीट एनडीए अलायंस में जा रही है, एनडीए को जा रही है, और 2 सीटें इंडिया अलायंस को जा रही है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। कुल 28 लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 14 सीटों में से सेकेंड फेज में चुनाव है। उस 14 सीटों में से 5 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 9 सीट है वो इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। इंडिया अलायंस जो कांग्रेस जिसको लीड कर रही है उस इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है 9 सीटें। उसके बाद में केरला की बात करते हैं। 1 ही चरण में चुनाव होने हैं। कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। वो 20 लोकसभा सीटें सेकेंड फेज में ही हो रही है, यानी हो चुकी है, और इन 20 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है जिसको बीजेपी लीड कर रही है, और 19 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां 4 चरणों में चुनाव होंगे। सेकेंड फेज में 7 सीटों पर चुनाव है और ये 7 की 7 सीटें एनडीए अलायंस को जा रही है, यानी जिसको बीजेपी लीड कर रही है, और 0 सीट है इंडिया अलायंस के पास। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां 5 चरणों में चुनाव होंगे। सेकेंड फेज के अंदर 8 सीटों पर चुनाव है और इन 8 सीटों में से 4 सीटें एनडीए को और 4 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही है। उसके बाद में बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है, उसमें से 1 सीट फर्स्ट फेज में हो चुकी थी और 1 सीट अब सेकेंड फेज में है। ये 1 सीट भी इंडिया अलायंस को ही जा रही है, एनडीए को वहाँ 0 सीट है। फर्स्ट फेज में भी 0 थी और सेकेंड फेज में भी मणिपुर के अंदर 0 ही सीट है। उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से पहला चरण में 12 सीटों पर चुनाव हो चुके थे और सेकेंड फेज के अंदर 13 सीटों पर चुनाव है। ये भी चुनाव हो चुके हैं। ये 13 सीटों में से 12 सीटें एनडीए के पास में, यानी बीजेपी के पास में जा रही है, और 1 सीट इंडिया अलायंस के पास में जा रही है। उसके बाद त्रिपुरा की बात करते हैं, जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे। कुल 2 लोकसभा सीट है, उसमें से सेकेंड फेज के अंदर 1 सीट पर चुनाव हुए हैं और ये 1 सीट एनडीए को जा रही है, इंडिया अलायंस के पास में 0 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पूरे 7 चरणों में चुनाव होंगे। 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से सेकेंड फेज में 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 8 में से 7 सीटें एनडीए अलायंस को, यानी बीजेपी जिसको लीड कर रही है उस अलायंस को, और 1 सीट इंडिया अलायंस को जा रही है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। कुल 42 सीटें और 7 चरणों में चुनाव होंगे। सेकेंड फेज के अंदर 3 सीटों पर चुनाव हैं, ये हो चुके हैं 3 सीटों पर, उसमें से 1 सीट एनडीए को और 2 सीट इंडिया अलायंस को जा रही है। हालांकि ये दोनों सीटें टीएमसी के पास ही जाएगी, लेकिन चूंकि उनका इंडिया अलायंस के साथ में अलायंस है तो ये 2 सीटें में हमने इंडिया अलायंस में ही दिखाई है। उसके बाद में आखिरी आता है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ 5 चरणों में चुनाव होंगे और कुल 5 सीटें हैं और सेकेंड फेज में भी 1 सीट पर चुनाव है। ये 1 सीट एनडीए जो बीजेपी लीड कर रही है उसके खाते में 0 और इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा रही है। इस तरह से कुल 89 सीट में से 46 सीट एनडीए के पास में और 42 सीट इंडिया अलायंस के पास जा रही है, और 1 सीट जो अंतर रह जाता 46 + 42 का 88 होता है, और चूँकि 89 सीट्स पर हुए थे तो 1 सीट बिहार में अदर्स के पास जा रही है। इस तरह से 89 सीट्स का ये रिज़ल्ट है। यहाँ सेकेंड फेज में हम देखेंगे कि यहाँ नेक टू नेक एक तरह से टाइट पोजीशन है, यानी दोनों ही टक्कर की स्थिति में है और ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है एनडीए और इंडिया अलायंस के पास में। दोनों के पास में लगभग बराबर की सीटें हैं, एक के पास 46 है तो दूसरे के पास में 42 है। तो ये था सेकेंड फेज़ का रिज़ल्ट और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड फेज़ की। दोस्तों, थर्ड फेज़ के चुनाव 7 मई 2024 को होने हैं। चूँकि आज 3 मई 2024 है, अभी भी 4 दिन बाकी पड़े हैं इस फेज़ के चुनाव होने में और ये मंगलवार के दिन चुनाव होंगे। कुल 12 राज्यों में ये चुनाव होने हैं और 94 सीट्स पर चुनाव होंगे। इनमें से किस गठबंधन को कितनी सीट मिलेगी ये मैं बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं। आसाम से 3 चरण में चुनाव होने हैं। तीसरे फेज़ में 4 सीट पर है, जिनमें से 4 सीट पर चुनाव होंगे, जिसमें से 3 सीट एनडीए के खाते में जाएगी और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी। बात करते हैं बिहार की, जहाँ 7 चरणों में चुनाव होने हैं। कुल 40 लोकसभा सीट है। इसमें से थर्ड फेज़ में 5 सीट पर चुनाव होंगे और इसमें से 5 सीटों में से 3 सीट एनडीए को और 1 सीट इंडिया अलायंस को जाएगी। उसके बाद में 1 सीट और बच जाती है, ये 1 सीट बिहार में अदर्स के पास जाएगी। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे। कुल 11 लोकसभा सीटें हैं और
थर्ड फेज में 7 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से 6 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। उसके बाद में गोवा में एक चरण में चुनाव होंगे, कुल 2 सीटें हैं और ये 2 सीटें थर्ड फेज़ की पोलिंग में होगी और ये दोनों की दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में एक ही चरण में चुनाव होंगे और कुल 26 लोकसभा सीटें और ये 26 की 26 लोकसभा सीटों के चुनाव थर्ड फेज में 7 मई 2024 को होंगे और ये 26 की 26 सीटें एनडीए के पास में जा रही है। बीजेपी लीड जिसको कर रही है उस गठबंधन के पास में जा रही है, इंडिया अलायंस के पास में 0 सीट है। यहीं से एक तरह से एनडीए का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, जहां जो चुनाव का है वो रुख मुड़ने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे कर्नाटका की। 2 फेज़ में चुनाव होंगे, कुल 28 सीटें हैं और 14 सीट थर्ड फेज़ में होंगी। उसमें से 8 सीटें एनडीए को और 6 सीटें इंडिया अलायंस को जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ 4 चरणों में चुनाव होंगे, कुल 29 लोकसभा सीट है। थर्ड फेज़ के अंदर 8 सीटों पर चुनाव होगा। ये 8 की 8 सीटें एनडीए जो बीजेपी लीड कर रही है उसके खाते में जा रही है और इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होंगे, कुल 48 सीट है लोकसभा की। उसमें से थर्ड फेज़ में 11 सीट्स पर चुनाव होंगे। 11 में से 7 सीट एनडीए के पास में जा रही है और 4 सीट इंडिया अलायंस के पास में जा रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूरे 7 चरणों में चुनाव होंगे, 80 लोकसभा सीटें हैं और थर्ड फेज़ में 10 सीटों पर चुनाव होंगे। ये 10 की 10 सीटें एनडीए के पास में जा रही है, जिसको बीजेपी लीड कर रही है, और 0 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। पूरे 7 चरणों में चुनाव होंगे, 42 लोकसभा सीटें हैं। थर्ड फेज़ में 4 सीटों पर चुनाव होंगे और इनमें से 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के पास में और 2 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी। उसके बाद में दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इसमें एक ही चरण में चुनाव होंगे, 2 लोकसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें थर्ड फेज़ में ही ये हो जाएगी। ये दोनों की दोनों सीटें एनडीए के पास में जा रही है। एक बार वापस बोल देता हूँ, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसमें एक ही चरण में चुनाव होने हैं, कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों लोकसभा सीटें थर्ड फेज़ की पोलिंग में हो जाएगी कवर और ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। बीजेपी जिसको लीड कर रही है उसके खाते में जाएगी और इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। और आखिर में जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जहां 5 चरणों में चुनाव होंगे, कुल 5 ही लोकसभा सीटें हैं और थर्ड फेज़ में भी 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। ये 1 सीट बीजेपी लीड करने वाली एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 0 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। इस तरीके से कुल जो 94 सीट्स में चुनाव होंगे थर्ड फेज़ में, उसमें से 78 सीट्स एनडीए अलायंस को और 15 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी। यहाँ बहुत बड़ा गैप है, आप देखिएगा 78 सीटें एनडीए को मिल रही है और मात्र 15 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है और 1 सीट अदर्स को जा रही है बिहार के अंदर। इस तरह से हम देखेंगे कि 94 सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 78 एनडीए के पक्ष में, 15 इंडिया अलायंस के पक्ष में और 1 सीट अदर्स के पक्ष में, तो कुल 94 सीट हो जाती है। तो ये रिजल्ट रहेगा थर्ड फेज़ का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ फेज़ की। फोर्थ फेज़ के चुनाव 13 मई 2024 को सोमवार के दिन होंगे और कुल 96 लोकसभा सीटों के लिए होंगे और इसमें 10 राज्यों में चुनाव होंगे। किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी इसका ब्यौरा मैं बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होंगे और 25 लोकसभा सीटें हैं। ये फोर्थ फेज़ में पूरी 25 सीटों के लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। इसमें बीजेपी लीड कर रही है जिस गठबंधन को, जिसका नाम एनडीए है, उसको 25 में से 18 सीटें मिल रही है और इंडिया अलायंस को 0 मिल रही है। यहाँ जो 7 सीटें का जो अंतर आ रहा है वो 7 सीटें जो आंध्र प्रदेश के वाईएस रेड्डी है, जगन रेड्डी, उनके दल को जा रही है, उनकी पार्टी को जा रही है। चूँकि उस पार्टी ने इंडिया अलायंस के साथ में अलायंस नहीं किया था, इसलिए ये हमने यहाँ इंडिया अलायंस को 0 दिखाया और 7 सीटें इंडिपेंडेंट दिखाई है वाईएसआरसीपी को। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे। फोर्थ फेज़ के अंदर 5 सीटों पर है। ये 5 सीटों में से 4 सीटें एनडीए को जा रही है और 1 सीट इंडिया अलायंस को जा रही है। उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। 4 चरणों में चुनाव है और फोर्थ फेज़ के अंदर 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उसमें से 3 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के पास जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। 4 चरणों में चुनाव होंगे। फोर्थ फेज़ के अंदर 8 सीटों पर है। इसमें से 7 सीटें बीजेपी को यानी एनडीए को और 1 सीट इंडिया अलायंस को जा रही है। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करेंगे। 5 चरणों में चुनाव है, कुल 48 सीटें हैं। उसमें से चौथे फेज़ के अंदर 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से 11 सीटों में से
6 सीटें एनडीए के पास में और 5 सीटें इंडिया अलायंस के पास में जा रही हैं। उसके बाद ओडिशा की बात करेंगे। 4 चरणों में चुनाव होंगे, कुल 21 लोकसभा सीट है। चौथे फेज़ के अंदर 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए को और इंडिया अलायंस को 0 मिलेगी। जो 2 का डिफरेंस रह जाता है वो 2 सीटें ओडिशा के अंदर बीजेडी, नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है बीजू जनता दल, उसको मिलेगी। उसके बाद में तेलंगाना की बात करते हैं। एक ही चरण में चुनाव होने 17 लोकसभा सीटों के, और ये सारे के सारी 17 लोकसभा सीटें 4th फेज़ में कवर हो जाएगी, जहां 17 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी और 9 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी। 5, 9, 14 होते हैं, पीछे बचती 3। ये 3 सीटें तेलंगाना में, 2 सीटें बीआरएस के पास और 1 सीट एआईएमआईएम के पास जाएगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12, कुल 12 सीटें अदर्स के पास में जा रही है। तो एक बार इस 4th फेज़ का रिजल्ट मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। तो कुल 96 सीट है, उसमें से 62 सीट, 62 सीट बीजेपी लीड कर रही है, जिस गठबंधन को एनडीए के पास जा रही है। 96 में से 62 सीट्स और 22 सीट इंडिया अलायंस के पास जा रही है। 62 + 22 + 12, ये सीटें कुल मिला करके 96 हो जाती है। ये जो 12 सीट्स हैं ये अदर्स के पास में जा रही है। उसमें से 7 सीट वाईएसआरसीपी को, 2 सीट बीजेडी को, 2 सीट बीआरएस को, 1 सीट एआईएमआईएम को। तो इस तरह से ये 96 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5th फेज़ की। तो दोस्तों 5th फेज़ के चुनाव 20 मई 2024 को होंगे, सोमवार के दिन, और कुल 49 सीट्स पर ये चुनाव होने हैं और 8 राज्य इसमें हिस्सा लेंगे, यानी 8 राज्यों में ये चुनाव होंगे। और किस राज्य में कितनी सीटों के लिए चुनाव होंगे और उन सीटों में से कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ। शुरुआत करता हूँ बिहार से। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने, उसमें 5th फेज़ में 5 सीटों पर चुनाव होंगे और इन 5 सीटों में से 4 सीटें एनडीए को और 1 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। उसके बाद झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। 5th फेज़ के अंदर 3 सीट्स पर हैं, ये तीनों की तीनों सीट्स झारखंड के अंदर एनडीए को, जो बीजेपी लीड करी, उसको मिल रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। 5 चरणों में चुनाव होंगे। 5th फेज़ के अंदर 13 सीटों पर चुनाव है और इन 13 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी लीड कर रही है उस एनडीए गठबंधन को और 5 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। उसके बाद ओडिशा की बात करेंगे। 4 चरणों में चुनाव होंगे। 5th फेज़ के अंदर 5 सीटों पर है और इन 5 सीटों में से 2 सीट एनडीए अलायंस को मिलेगी और 0 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। तो पीछे जो 3 सीट्स का डिफरेंस आ जाता है, वो 3 सीट चूँकि ओडिशा में नवीन पटनायक जी की जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, उसको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और 5th फेज़ के अंदर 14 सीट पर चुनाव होंगे। इन 14 में से 13 सीट्स एनडीए को, जिसको बीजेपी लीड करी, उसको मिलेगी और 1 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। यहाँ भी 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, कुल 42 सीट्स हैं और 5th फेज़ के अंदर 7 सीटों पर चुनाव होंगे। इन 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट और इंडिया अलायंस को 3 सीट। हालांकि ये 3 सीट टीएमसी को मिल रही है। यहाँ टीएमसी कांग्रेस के साथ में गठबंधन किए हुए नहीं हैं बंगाल के अंदर, लेकिन चूँकि ओवरऑल तो टीएमसी ने है वो इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन कर रखा है, इसलिए 3 सीटें भी एक तरह से इंडिया अलायंस के खाते में ही दिखाई जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जहां 5 चरणों में चुनाव होने और कुल 5 सीटें हैं। तो 5th फेज़ में भी 1 सीट पर चुनाव होगा। ये 1 सीट 5th फेज़ की है, वो इंडिया अलायंस को जा रही है, एनडीए के खाते में 0 आ रही है। उसके बाद में लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख में 1 ही सीट है और 1 ही चरण में चुनाव होने, जो 5th फेज़ में होंगे और ये 1 सीट एनडीए, जो बीजेपी लीड करी, उसके खाते में जा रही है और इंडिया अलायंस के खाते में 0 आ रही है। इस तरह से जो 49 सीट्स है उसमें से 35 सीट्स एनडीए अलायंस को और 11 सीट्स इंडिया अलायंस को जा रही है। 35 सीट बीजेपी एनडीए अलायंस को और 11 सीट इंडिया अलायंस, जिसको कांग्रेस लीड करी, उसके खाते में जा रही है। और जो अदर्स हैं, उस अदर्स में 3 सीटें बीजेडी को जा रही हैं। कुल 49 है, 49 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 35 + 11 + 3 = 49। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6th फेज़ की। दोस्तों 6th फेज़ के चुनाव 25 मई 2024 शनिवार के दिन होंगे और कुल 57 सीट्स के ये चुनाव होने हैं। इसमें 7 राज्य हिस्सा लेंगे, यानी 7 राज्यों में चुनाव होने। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में इस फेज़ के अंदर 8 सीटों पर चुनाव होंगे
और 8 सीट में से 6 सीट एनडीए को मिलेगी और 2 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। उसके बाद हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे, कुल 10 लोकसभा सीटें, और ये 10 की 10 6th फेज में हो रही है। इन 10 में से 6 सीट एनडीए को और 4 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। उसके बाद झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में 6th फेज के अंदर 4 सीट्स पर चुनाव होंगे, 4 में से 3 सीट एनडीए को और 1 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। उसके बाद ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में 6th फेज में 6 सीटों पर चुनाव होंगे, उसमें से 4 सीटें एनडीए को और इंडिया अलायंस को 0 मिलेगी, और जो 2 का डिफरेंस है वो 2 डिफरेंस फिर वापस बीजेडी को ही ज़्यादा दिख रहा है, ये बीजेडी को ही मिलेगा। ओडिशा के अंदर चूँकि बीजू जनता दल है, वो उन्होंने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, नहीं ही एनडीए के साथ में और नहीं इंडिया अलायंस के साथ में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव होंगे। इन 14 में से 13 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। 6ठे चरणों के अंदर 8 सीटों पर चुनाव होंगे और 8 में से 4 सीटें एनडीए को और 4 सीटें इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में वहाँ टीएमसी ही है, तो वो 4 सीट टीएमसी को जा रही है। वेस्ट बंगाल के बाद में बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होने और ये 7 लोकसभा सीटों पर होंगे, और ये 7 की 7 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, इंडिया अलायंस के खाते में 0 होगी। इस तरह से जो कुल 57 सीट्स हैं 6ठे चरण की, उसमें से 43 सीट्स एनडीए के खाते में और 12 सीट इंडिया के खाते में जा रही है, और 2 सीट अदर्स है जो उड़ीसा में बीजेडी के पास जा रही है। तो इस तरह से 57 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 43 + 12 + 2 = 57। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी चरण की, 7वें चरण की, और ये रहा आखिरी चरण यानी 7वां फेज। 7वां फेज 1 जून 2024 को शनिवार के दिन होगा, और इसमें कुल 57 सीट्स पर चुनाव होंगे। कुल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से किस राज्य में कितनी सीट पर चुनाव होंगे और उन सीट्स में से कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलेगी बता देता हूं। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में आखिरी फेज में 8 सीटों पर चुनाव होने, उसमें से 5 सीट एनडीए के खाते में और 3 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में, ये 7वें चरण में ही चुनाव हो रहे हैं 4 सीटों के, और ये चारों सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। बीजेपी लीड कर रही है जिस अलायंस को, उसके खाते में जा रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 है। उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में इस आखिरी चरण में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी। उसके बाद ओडिशा की बात करेंगे। ओडिशा में इस आखिरी चरण में 6 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से 3 सीट पर यानी 3 सीट एनडीए को मिलेगी और 0 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। यहाँ उड़ीसा में जो 3 सीट का जो अंतर रह जाता, वो 3 सीटें बीजेडी को मिलेगी। यहाँ पर इंडिया अलायंस को नहीं है, क्योंकि बीजेडी वहाँ अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। उसके बाद पंजाब में एक ही चरण में चुनाव होंगे। कुल 13 लोकसभा सीट हैं। 13 में से 2 सीट एनडीए के खाते में आएगी और 11 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 80 लोकसभा सीटों के चुनाव हैं, उसमें से आखिरी फेज के अंदर 13 सीट बच जाती है। इन 13 सीटों में से 13 की 13 ही एनडीए के खाते में जा रही है, बीजेपी जिसको लीड कर रही है, और 0 सीट इंडिया अलायंस के पास में। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। इस आखिरी चरण में 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 5 सीट पर एनडीए बीजेपी को जीत मिलेगी और 4 सीट इंडिया अलायंस को, यानी यहाँ 4 सीट टीएमसी को मिलेगी। उसके बाद में चंडीगढ़ की बात करते हैं। एक ही सीट है और एक ही चरण में चुनाव होने हैं। 7वें फेज में 1 सीट पर जो चुनाव होंगे, ये भी 1 सीट एनडीए बीजेपी जिसको लीड करी उस अलायंस को मिलेगी और इंडिया अलायंस के पास में 0 आ रही है। इस तरह से टोटल 57 सीट्स पर जो आखिरी चरण में चुनाव होने, उनमें से 35 सीट पर एनडीए जीतेगी और 19 सीट पर इंडिया अलायंस को जीत मिलेगी। और 3 सीट पर बीजेडी, ये 3 सीट्स हैं वो बीजेडी को मिल रही है। इस तरह से हम 57 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 35 + 19 + 3 = 57। इस तरह से ये 7 चरणों के चुनावों का जो परिणाम था वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको इन 7 फेजेस का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, यानी जो फाइनल रिजल्ट्स है वो बता देता हूँ, जिसकी जो वोट काउंटिंग जो डेट है वो 4 जून 2024 है। उस 4 जून 2024 को जो वोटों की गिनती होगी, उस समय जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट का ये प्रीव्यू है। तो मैं ये बता देता हूँ कि 4 जून को जो स्थिति क्या रहेगी, वो मेरे हिसाब से ये स्थिति बन रही है। कुल 36 स्टेट्स हैं। मैं 36 स्टेट्स में से अब फाइनल बता रहा हूँ जितनी सीटों पर चुनाव
हुए हैं या होने हैं, उनमें से कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश की। 25 लोकसभा सीटों में से 18 एनडीए के पास में, इंडी अलायंस के पास में 0, 7 सीटों का जो डिफरेंस है वो वाईएसआरसीपी के पास में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें, दोनों की दोनों एनडीए के पास में, इंडी अलायंस के पास में 0। उसके बाद आसाम की बात करते हैं, 14 सीट में से 11 सीट एनडीए के पास में और 3 सीट इंडी अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद बिहार की बात करते हैं, 40 में से 28 सीट एनडीए के पास में और 10 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी, 2 सीटें अदर्स के पास में जारी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, 8 एनडीए के पास में और 3 इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। गोवा की बात करेंगे, 2 सीट्स है, ये दोनों की दोनों सीट एनडीए के पास में जारी है, इंडिया अलायंस के पास में 0 है। गुजरात की बात करेंगे, 26 लोकसभा सीटें, 26 की 26 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है और इंडिया अलायंस के पास में 0 सीट जारी है। उसके बाद गुजरात के बाद हरियाणा की बात करेंगे, 10 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 6 सीट एनडीए के पास में और 4 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, कुल 4 लोकसभा सीटें, चारों की चारों एनडीए यानी बीजेपी समर्थित जो गठबंधन है उसके पास जारी है। उसके बाद झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 11 सीटें एनडीए के पास में और 3 सीट इंडिया अलायंस के पास जाएगी। झारखंड के बाद में कर्नाटका की बात करेंगे, जहां 28 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 13 सीट एनडीए के पास और 15 सीट इंडिया अलायंस के पास जाती दिख रही है। उसके बाद केरला की बात करेंगे, कुल 20 लोकसभा सीटें, उनमें से 1 सीट एनडीए के पास में और 19 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी और 1 सीट पर इंडिया अलायंस को। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, 48 लोकसभा सीट से उसमें से 28 सीट एनडीए के पास में और 20 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाती दिख रही है। उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे, 2 लोकसभा सीटें और ये दोनों की दोनों इंडिया अलायंस जो कांग्रेस लीड कर रही है जिसको, उसके पास जा रही है। उसके बाद मेघालय की बात करेंगे, 2 सीटें, दोनों की दोनों सीटें एनडीए के पास जा रही है जो जिसको बीजेपी लीड कर रही है। उसके बाद मिजोरम की बात करेंगे, 1 ही सीट है और ये 1 सीट भी एनडीए के पास में जा रही है। उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे, यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है और ये सीट भी एनडीए के पास में जारी है। उसके बाद में ओडिशा की बात करेंगे, ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ 11 सीट एनडीए के पास में जारी है और 0 सीट इंडिया अलायंस के पास में जारी है और जो 10 का डिफरेंस है वो 10 सीट बीजेडी के पास जारी है। उसके बाद पंजाब की बात करेंगे, 13 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 2 एनडीए के पास में और 11 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है और 1 सीट जो है वो अदर्स के खाते में जारी है। उसके बाद में हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में 1 सीट है और ये 1 सीट न ही एनडीए के खाते में जारी है और न ही इंडिया अलायंस के खाते में जारी है, ये 1 सीट अदर्स के पास में जारी है, जहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसके पास जारी है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करेंगे, 39 लोकसभा सीट्स है, उसमें से जो है वो 4 सीट एआईएडीएम के पास जारी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के पास में जो एनडीए का अलायंस है, और 5 सीट आईएनसी के पास जारी है यानी कांग्रेस के पास जारी, और 30 सीटें हैं वो डीएमके के पास जारी। क्योंकि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने ना ही एनडीए के साथ गठबंधन किया और न ही इंडिया अलायंस के साथ किया, इसलिए 30 सीटें अदर्स के पास में हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जहां 5 पर एनडीए और 9 पर इंडिया अलायंस को जीत मिल रही है और 3 सीट अदर्स के पास जारी, बीआरएस और एआईएमआईएम। उसके बाद त्रिपुरा की बात करेंगे, 2 लोकसभा सीटें, दोनों की दोनों एनडीए के खाते में जारी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 80 में से 75 सीटें एनडीए के खाते में और 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जारी है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे, 5 में से 4 सीटें एनडीए के पास में और 1 सीट इंडिया अलायंस के पास में। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो 42 में से 21 सीटें एनडीए के पास में और 21 सीटें टीएमसी के पास में, जो इंडी का अलायंस ही है एक तरह से, उसके पास जारी। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1 सीट है, ये 1 सीट एनडीए के पास जारी है। उसके बाद चंडीगढ़ में 1 सीट है, ये भी 1 सीट एनडीए के पास जारी है। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, ये यहाँ 2 सीट है और ये दोनों सीटें एनडीए के पास जारी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें, 5 में से 3 एनडीए के पास में और 2 सीटें इंडिया अलायंस के पास जारी है। लद्दाख की बात करें तो 1 सीट है, 1 सीट एनडीए के पास जारी है और 0 इंडिया अलायंस के पास है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 1 सीट है, ये 1 सीट भी एनडीए के पास में जारी है। दिल्ली की बात करेंगे तो 7 सीटें और 7 सीटें एनडीए के पास जारी है, 0 सीट इंडिया अलायंस के पास में। पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है,
वो एक लोकसभा सीट भी एनडीए के पास जा रही है। इस तरह से 543 में से 355 355 सीट्स एनडीए के खाते में, जिसको बीजेपी लीड कर रही है, और 135 सीट यानी 135 सीट्स वो है इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, और 53 सीट्स है वो अदर्स के खाते में। तो कुल जो सीट्स है वो 355 प्लस 135 प्लस 53 कुल 543 सीटें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये आखिरी परिणाम था जो मैंने आपको फाइनल रिजल्ट के तौर में बता दिया कि कुल 543 लोकसभा सीटों के जो चुनाव होंगे उसमें से 355 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी और 135 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी और 53 सीट अदर्स के पास जाएगी। यहाँ मैं डिस्क्लेमर में एक निवेदन कर दूं कि जो ये फाइनल रिजल्ट्स मैंने बताए हैं उसमें 10% मैक्सिमम वेरी कर सकते हैं। जितनी भी सीट, अगर जैसे मान लो मैंने एनडीए को 355 सीट बताई है तो इसमें 10% यानी करीब 35-36 सीट है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ऐसे कैसे इंडिया अलायंस को जो 135 सीट बताई है उसमें 13 या 14 सीट प्लस या माइनस हो सकती है, और इसी तरह से अदर्स के साथ में भी यही फॉर्मूला लागू रहेगा। 53 सीट है तो 5 या 6 सीट है वो प्लस माइनस हो सकती है अदर्स के मामले में भी। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सारे आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए वो भारी बहुमत के साथ में ये जो जनरल इलेक्शन 2024 है उसको जीत रहा है। तो दोस्तों ये था आम चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट एट ए ग्लांस। मैंने ज्योतिषी होने के नाते पूरी ईमानदारी से, बिना किसी राग और द्वेष के, बिना किसी दल के साथ में सहानुभूति बरते या बिना किसी पार्टी के साथ में विद्वेष भाव रखे, अपने ज्योतिषीय धर्म का पालन करते हुए पूरी ईमानदारी से इन परिणामों को बताने की कोशिश की है। गणनाओं में जो भी ज्योतिषीय सिद्धांत लागू होते हैं वो सब पर समान रूप से लागू किए गए हैं, और जिस गणना के तहत में जो परिणाम आए हैं वही मैंने आपके सामने पटल पर रखे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी इस मेहनत से आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं जो 4 जून 2024 को असल में पूरी होगी, उससे पहले कुछ हद तक ये जिज्ञासाएं शांत होने के मामले में मैं अपनी तरफ से शायद कारगर साबित हो सकूंगा। वैसे प्रमाणिक और अंतिम परिणाम तो चुनाव आयोग द्वारा घोषित 4 जून 2024 को जो होंगे वही मान्य होंगे। ज्योतिषी के तौर पर मैंने प्रयास किया है कि एक भविष्यवाणी के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2024 के आम चुनावों का परिणाम क्या रहने वाला है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।